नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लग रही है, इसको इसका भी कमेंट करिएगा। देखिए, अभी हमारा क्या है कि प्राचीन भारत चल रहा है और जिसमें हम गुप्त काल को देख रहे हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख ले। ये शेड्यूल तो आप जान ही रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे जो है वो आओ पीटी पास करो सीरीज चल रहा है। सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। और प्रत्येक शनिवार को जो है हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला, जैसे पहले चलता था, सुबह 9 बजे और 5 बजे। तो मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 5 बजे तो आपको जो है मंडे टू सैटरडे चैनल पे बने रहना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ आपको बहुत सी चीजें, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, निरंतर मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। तो गुप्त साम्राज्य आज का विषय है। आइए देखते हैं। तो राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा इसका देखें तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास तो किया, लेकिन इनकी जो लिमिट थी वो कहाँ थे। एक कुषाण उत्तर में थे, सातवाहन दक्षिण में थे। तो गुप्त वंश का प्रारंभिक अगर राज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा जो है उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख इसी राज्य में पाए गए हैं। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो मौर्यों के समय में या नंदों के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था बिहार, बिहार का जो मगध क्षेत्र था। लेकिन गुप्तों का जो है चूंकि प्रसार इधर हो गया था, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी भूमिका जो है बढ़ गई थी। संभवतः गुप्त जो थे वो कुषाणों के ही सामंत थे। मतलब जिस वंश के शासक कनिष्क होते हैं तो उन्हीं के सामंत वाली प्रक्रिया में कौन थे, गुप्त थे। और विभिन्न विद्वानों में जो गुप्तों की जाति को लेकर के मतभेद है। तो एक आध बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, केपी जायसवाल क्या कहते हैं, गुप्तों को शूद्र कहते हैं। एलन अल्तेकर और रोमिला थापर वैश्य बताते हैं। क्योंकि जो गुप्त टाइटल जुड़ता है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये चूंकि गुप्त वर्तमान में भी आप देखते हुए गुप्ता से जुड़ता है, जो वैश्य वर्ग से संबंधित होते हैं। गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजुमदार इसे क्षत्रिय मानते हैं। और हेमचंद्र राय चौधरी क्या है, तो गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं। गुप्त वंशावली का परिचय देने वाले प्रमुख अभिलेख कौन है, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसड़ स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है, कुमार गुप्त का जो विलसड़ स्तंभ लेख है, और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ से गुप्त वंशावलियों की जो है जानकारी मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसको भी देखेंगे। गुप्त वंश का प्रथम जो ज्ञात राजा श्रीगुप्त अथवा गुप्त था। मतलब गुप्त वंश का जो पहला राजा जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो श्रीगुप्त था, और इसी को जो है गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। समय क्या है इसका, तो 275 ईस्वी है। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी पुत्र कौन था, तो घटोत्कच था। मतलब श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। 275 ईस्वी पूर्व, 275 ईस्वी आ गया इनका समय था। और श्रीगुप्त का पुत्र कौन था, तो घटोत्कच था। गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख है, और उसने ही सबसे पहले जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन से गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। इसी तरीके से अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समय है 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इसे इतिहासकार में एक नए संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। और उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 319 और कहीं कहीं 20 है। तो 319-20 ईस्वी के समय में गुप्त संवत चलाया गया, किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा।
तथा शक संवत जो 78 ईस्वी में चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। तो अगर गुप्तों और शक संवत के बीच अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है, तो 241 वर्ष का होता है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को। और मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और इसीलिए इसके जो पुत्र होते हैं तो उनके सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र का जो है वो अंकन मिलता है। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही कराया था। अब आते हैं समुद्रगुप्त, मतलब 350 से 375 ईस्वी, मतलब करीब करीब ये 25 वर्ष शासन करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र रहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त जो है वो शासक बनता है। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, और समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिशेन के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। मतलब समुद्रगुप्त जो उत्तर और दक्षिण का अभियान किए थे तो उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त के 9 शासकों, ये याद रखिएगा, को पराजित किया। और पराजित राजाओं में कौन थे, तो अच्युत थे, नागसेन थे और गणपति नाग थे। तो जो 9 आर्य शासक थे उसमें अच्युत थे, गणपति नाग थे और एक कौन थे, तो एक नागसेन थे। इनको जो है पराजित किया स्कंदगुप्त ने। इसने उत्तर भारत में आर्यावर्त पर प्रत्यक्ष शासन किया और दक्षिणापथ के बाहर जो है दक्षिणापथ के 12 शासकों को जो है वो पराजित किया। मतलब ये उत्तर में भी अभियान करते हैं तो उत्तर में 9 शासकों को हराते हैं, और साउथ में आते हैं तो जिसे दक्षिणापथ कहा जाता है, यहाँ ये 12 शासकों को हराते हैं। दक्षिणापथ नीति की 3 प्रमुख आधारशिलाएं हैं। तो जो दक्षिण के राज्यों का जो उसने अधिग्रहण किया था, मतलब स्कंदगुप्त ने समुद्रगुप्त ने, तो सबसे पहले क्या करता है कि ग्रहण करता है, मतलब शत्रु पर अधिकार करता है, फिर मोक्ष प्रदान करता है, मतलब ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब अनुग्रह करके उसे मोक्ष प्रदान करता है, मतलब कि राज्य को लौटा करके शत्रु पर दया करता है। और ऐसे नहीं करता है, उसकी तमाम शर्तें होती हैं, वो खैर बात की विषय है, उसको अभी यहाँ बताने कोई मतलब भी नहीं है। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहाँ अपनाता है, तो साउथ के जो स्टेट है वहाँ ये अपनाता है। और समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था तथा गया में मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त के समकालीन कौन नरेश है लंका के, तो मेघवर्ण है, और उन्होंने जो है उपहारों सहित एक दूत मंडल कहाँ भेजा था, तो इसके दरबार में भेजा था, और गया में एक मठ बनवाने की जो है वो अनुमति मांगी थी। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। मतलब ये अपने विजयों के उपरांत क्या करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, जिसका उल्लेख इनके सिक्कों पर मिलता है या इनके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर मिलता है, जिसमें मेंशन है अश्वमेध पराक्रम प्रकार का सिक्का, जैसे राजा रानी का प्रकार का सिक्का, लक्ष्मी दौहित्र प्रकार का सिक्का, तो इसी तरीके से अश्वमेध पराक्रम प्रकार का भी सिक्का मिला है, जो इनके अश्वमेध यज्ञ करने की सूचना देते हैं। उसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये जो अप्रतिरथ है, व्याघ्र, पराक्रमांक है, तो ये सारी जो उपाधियां हैं उसकी भव्यता को दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। ये कहाँ लिखा गया है, ये एरड़ अभिलेख में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणी बंद था। धरणी बंद से तात्पर्य मतलब पूरी धरती को बांध देना एक सूत्र में, मतलब
धरणी बंद से तात्पर्य ये था कि वो पूरे धरती को जो है एक शासन के तहत लाना चाहता था। उसकी उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति को प्रसभोद्धरण तथा दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। मतलब प्रसभोद्धरण जो उत्तर भारत में, मतलब वो पूरी राज्य को हस्तगत कर लेता है, और साउथ में क्या करता है कि जीतता है, वहां से दान उपहार आदि लेता है, उसके बाद फिर अनुग्रह करके उन्हें राज्य लौटा देता है। मतलब दक्षिण के राज्यों को, जो 12 राज्य है जिनको हराया था, वहां समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, जबकि उत्तर भारत के जो 9 आर्य शासक थे वहां जो है इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इसी तरीके से समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की जो है वो उपाधि प्रदान की गई है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का भी उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त का धर्म प्रचार बंधु की उपाधि पहले जानिए किसने लिया था। धर्म प्रचार बंधु की उपाधि समुद्रगुप्त का था, और इसका विवरण कहाँ से मिलता है तो प्रयाग प्रशस्त से मिलता है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आइए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय कितना है तो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच आते हैं, और समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है वो उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक का जो है वो अस्तित्व का पता चलता है। और रामगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं, तो इसे लगता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय तक रामगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। हालांकि वह दुर्बल रहता है, और ध्रुव स्वामिनी की जो तो कथा आपने सुनी ही होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है इनको जो है इनके भाई ने ही हटा करके स्वयं जो है सत्ता अपने पास रख ली थी। मतलब वो भाई कौन थे, यही चंद्रगुप्त द्वितीय थे। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन मिलता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री, तथा उपाधियां क्या है तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहसांक व देवपुत्र। ये सब किसकी उपाधियां हैं तो ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि क्या है तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब पश्चिमी शकों पर इसने जो है आधिपत्य स्थापित किया, और शकों का जो क्षेत्र था बेसिकली गुजरात वाला क्षेत्र था, और वहां चूंकि आप लोग जानते ही होंगे कि आज भी और उस समय भी वहां शेर मिलते थे, तो इसीलिए व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया वो शकों के विजय के मतलब व्याघ्र सिक्के, इसी को व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का कहा जाता है। तो ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चलाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इस फैक्ट को जानते रहिएगा। और यही उसके बाद उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। भारतीय अनुश्रुतियां उसे सकार के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख में है। मतलब उदयगिरी गुहालेख किसका है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, जो उसकी विजयों का गुणगान करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटिलपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी जो है उसकी दूसरी राजधानी थी। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। और इन 9 रत्न में कौन शामिल थे तो इनका भी ध्यान रखिएगा। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, 12 मिहिर और वररुचि जैसे विद्वान इसके 9 रत्नों में शामिल थे। किसके तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था।
उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का जो है वो देश कहा है। और यदि आपने मेरा स्रोत वाला वीडियो देखा होगा तो वहां भी मैंने इसकी चर्चा करी है। तो इसलिए यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि एक क्रम आपको तभी मिलेगा, और जब तक आप चीजों को क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका बिखरना तय है। क्योंकि बीच में कोई वीडियो आपको मिला, आप देखना शुरू कर दिए, तो फिर वो आपकी तैयारी को उस तरीके की सफलता नहीं दिलाएगा। आपको यदि सफल होना तो एक क्रम से चलिए, जितने भी वीडियो हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक क्रम से चलें, तभी आप चीजों में लिंक भी स्थापित कर पाएंगे। ये कुछ संस्थान के द्वारा बैच चलाया जा रहा है। एक तो हमारा आरओ मेंस है, तो जो भी बच्चे कट ऑफ से अच्छी स्थिति में हैं वो जरूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से यहाँ हमारी टीम के द्वारा विनीत सर इसको करा रहे हैं, और उसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज भी चल रहा है पेपर 3 से। तो अभी तक आप लोगों ने यदि इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। दोनों बैच जो है बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप करके दिखाते हैं, इस तरीके से मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है बताई जाती है, और फिर आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि आप जब मुख्य परीक्षा देने जाए तो 750 प्लस प्रश्न करा करके भेजें, ताकि आप जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहें। तो इसे ज्वाइन करें। अब आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम जो है वो शासक बनते हैं। देखिए, कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, तो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि जो है 1415 ईस्वी उसके विलसण अभिलेख से ज्ञात होती है। तो विलसण अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का है, और यहीं से उसके शासन की जो अवधि है वो स्टार्टिंग की वो 415 ईस्वी मानी जाती है। जबकि अंतिम तिथि का अनुमान उसके चांदी के सिक्कों पर मिलता है, और अंतिम तिथि इसकी क्या है तो 455 ईस्वी, मतलब करीब ये 40 वर्षों तक शासन करता है। और विलसण अभिलेख से ही कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली भी प्राप्त होती है। मतलब जो अभी मैंने पीछे बताया ही था कि विलसण जो अभिलेख है, तो गुप्त वंशावली कहाँ से प्राप्त होती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से, जो गाजीपुर में है, स्कंद गुप्त का है। इसी तरीके से प्रयाग प्रशस्त से भी मिलती है, और विलसण अभिलेख से भी मिलती है, जो किसका है तो कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये जानिए कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है। और इस अभिलेख के रचनाकार कौन है तो वत्स भट्टी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको पता होगा कि कितना यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। इसी तरीके से कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो गुप्त शासकों में आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के भी सिक्कों से मिलता है, अश्वमेध पराक्रम प्रकार का सिक्का है। कुमारगुप्त के सिक्कों से भी मिलता है कि इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है प्राचीन काल में बहुत ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था, तो उसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है तो कुमारगुप्त को दिया जाता है। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म में भी किससे तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते हैं अगला जो शासक बनता है वो स्कंदगुप्त बनता है, और इसका समय कितना रहता है तो 455 से 67 वर्ष, मतलब ये केवल 12 वर्षों तक शासन करते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। उसके शासन की बागडोर संभालते ही जो है वो हूणों का आक्रमण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हूण आक्रमण का प्रतिरोध किसने किया था तो स्कंदगुप्त ने किया था। और इसी तरीके से जो शक आक्रमण है या शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी, या शकारी की उपाधि किसकी है तो शकारी या शक विजेता किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा जाता है। म्लेच्छों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। म्लेच्छों मतलब हूणों पर, और चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष नामक ग्रंथ में भी जो है महेंद्र सेन मतलब कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र द्वारा विदेशियों पर विजय प्राप्त करने की साहित्यिक जो है वो प्रमाण मिलते हैं।
स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और अशोक तथा रुद्रदामन ने मरम्मत करवाई थी। मतलब जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, बाद में उसमें अशोक ने भी उस पर काम किया और रुद्रदामन ने भी काम किया, आगे चल करके वहां जो है स्कंदगुप्त ने भी उस पर जो है काम किया था। ये 4 शासकों को याद रख लीजिएगा जो सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण से संबंधित रहे। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, पुनर्निर्माण में योगदान था अशोक का योगदान था, फिर रुद्रदामन का योगदान था और इधर जो है स्कंदगुप्त का योगदान था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। मतलब जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे इसके अधीन थे पर्णदत्त, तो उसी का बेटा चक्रपालित था और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का दायित्व इसी चक्रपालित को सौंपा गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सुदर्शन झील तक तो खूब पूछा गया, लेकिन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली था और प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने अपनी राजधानी को अयोध्या हस्तांतरित करी थी? तो अयोध्या जो है स्थानांतरित करी थी वो स्कंदगुप्त ने करी थी। हूणों का, अब देखिए थोड़ा हूणों के आक्रमण को देख लेते हैं। तो गुप्तों के पतन के कारणों में हूणों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा है। तोरमाड़ जो है वो हूणों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। धन्य विष्णु के एरड़ अभिलेख में भी तोरमाड़ का जो है जिक्र आता है। इसी तरीके से तोरमाड़ के उपरांत गुप्त शक्ति की दुर्बलता का फायदा उठाते हुए उसके पुत्र मिहिरकुल ने भी भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण किया था। मतलब जो हूण का नेता था तोरमाड़, तो उसने जो है काफी हद तक गुप्तों के राज्य को क्षति पहुंचाई और जैसे जैसे गुप्त कमजोर होते गए तो तोरमाड़ का ही एक पुत्र था मिहिरकुल जो बहुत ही ज्यादा प्रतापी था, उसने भी गुप्त राज्य पर आक्रमण किए थे। जिसका प्रमाण हमें कहां से मिलता? तो ग्वालियर प्रशस्ति और हुफेन-सांग के वर्णन से मिलता। मतलब जो मिहिरकुल ने गुप्तों के आंतरिक भागों पर जो आक्रमण किए थे इसकी जानकारी कहां से मिलता है? तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है और हुफेन-सांग के वर्णन से भी मिलता है। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल को जो है पराजित किया तथा उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ जो है वो बनवाया था। तो जो ये मिहिरकुल थे, जो हूण नेता थे, इनको पराजय किसने दिया था? तो मालवा के शासक यशोधर्मन ने किया था और इसी के उपलक्ष्य में यशोधर्मन ने जो है वो विजय स्तंभ की भी स्थापना की थी। और ये आगे चल करके भी आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने रेफरेंस में बता दिया है, आगे चल करके यशोधर्मन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। हुफेन-सांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी मिहिरकुल को जो है पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो मगध का जो शासक था नरसिंह बालागुप्त, ये भी जो है मिहिरकुल को पराजित किया था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों के उदय हुए, उनमें वल्लभी के मैत्रेय, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर में वर्धन वंश आदि जो है वो प्रमुख थे। मतलब गुप्तों के पतन के बाद कहाँ कहाँ, चूंकि अब उसके बाद राजनीतिक विखंडन की चीजें आती हैं और ऐसे में वल्लभी के मैत्रेय मतलब गुजरात वाला जो क्षेत्र है, जो कन्नौज यूपी में मौखरी आते हैं तथा थानेश्वर जो वर्तमान हरियाणा का जो क्षेत्र है, तो यहाँ कौन आते हैं? वर्धन वंश आते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ जो है वो स्वतंत्र हुआ था। मतलब सुराष्ट्र नहीं सौराष्ट्र है, तो जूनागढ़ जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है, तो गुप्तों से सबसे पहले स्वतंत्रता किसने जो है वो हासिल की थी? तो वो सौराष्ट्र का जूनागढ़ का जो क्षेत्र है। प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं थोड़ा सा गुप्तकालीन। तो मौर्यों के विपरीत गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज,
परम भट्टारक, एक राट परमेश्वर आदि आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण की थी, जो इनके गिरते स्टेटस को दिखाता है। क्योंकि आप अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां तभी धारण करेंगे कि जब आपकी स्वीकार्योक्ति उस तरीके से लोगों में ना हो, आपके अपने अधीनस्थ के बीच में ना हो। तो जैसा मौर्यों के समय में था, मौर्यों का जो समय था वो बहुत ज्यादा केंद्रीकरण का समय था और वो बहुत ही ज्यादा सशक्त थे। उस तुलना में गुप्तों की चीजें उतनी सशक्त नहीं थी, न तो इनकी इतनी बड़ी नौकरशाही थी, न तो इनका बड़ा राजस्व का स्रोत था, न ही मौर्यों की तुलना में इनका उतना बड़ा वो था, मतलब साम्राज्य था। गुप्तों का शासन व्यवस्था पूर्णतः मौलिक नहीं थी, उसमें मौर्यों, सातवाहनों, शकों और कुषाणों के प्रशासन की विधियों का समावेश था। क्योंकि भाई गुप्तों के पहले कौन आए? मौर्य, शक, कुषाण, सातवाहन। तो इनके शासन व्यवस्था का प्रभाव जो है वो गुप्त प्रशासन पे दिखाई पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई मौलिक व्यवस्था लाई, सबकी जो अच्छी चीजें हैं उसका अनुकरण करके ये शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है वह इस युग में नहीं मिलता है। गुप्त युग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगी थी। और इसका प्रमाण कौन सा? ये सारे जो इसकी उपाधियां हैं शासक की। कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो है वो उल्लेख किया है। और अब थोड़ा सा देखते हैं कि गुप्तकालीन जो अधिकारी हैं और इनके कौन कौन से विभाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहला अधिकारी महाबलाधिकृत होता है, ये सेना का सेनापति है। महादंड नायक न्यायाधीश। संधि विग्रही क्या करता है? तो युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित है। मतलब युद्ध मंत्री कौन था? तो संधि विग्रही था। दंडपाशिक है, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, कानून एवं व्यवस्था का अधिकारी था ये। भंडागाराधिकृत कौन था? तो राजकोष का अधिकारी था, मतलब कोषाध्यक्ष से कहते हैं। महाछपटलिक, तो महाछपटलिक का था लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इसी तरीके से युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कहलाता था युक्त पुरुष। क्योंकि भाई शासक युद्ध करते थे, तो ऐसे में जो नवीन भूमि प्राप्त होती थी या नवीन क्षेत्र प्राप्त होता था, तो उसकी आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते थे वो कौन रखते थे? युक्त पुरुष। और एक अधिकारी होता था महाप्रतिहार, तो राज प्रसाद से संबंधित विषयों की देखभाल करता था। मतलब जो राजा का राज प्रसाद था उससे संबंधित विषयों की देखभाल कौन करता था? तो महाप्रतिहार करता था। तो प्रांतीय प्रशासन में अब आते हैं। तो शासकीय सुविधा के लिए राज्यों को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया और इन प्रांतों को क्या कहते हैं? भुक्ति कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्तकालीन जो साम्राज्य था तो उसमें जो प्रांतों में डिवीजन किया गया था साम्राज्य को, तो प्रांतों का नाम भुक्ति था और इन्हें प्रदेश या भोग भी कहा जाता है। बेसिकली भुक्ति के बारे में पूछा जाता है, लेकिन भुक्ति, प्रदेश या भोग ये सब जो है प्रांतों को ही कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा उन्हें ऊपरी गोप्ता या भोगपति तथा स्थानीय कहा जाता था, राजस्थाई स्थानीय कहा जाता था। मतलब जो प्रांतीय शासक थे वो डायरेक्ट सम्राट के द्वारा उनकी नियुक्ति होती थी और उनके नाम क्या थे? ऊपरी गोप्ता, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता है। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था। इन जिलों को विषय कहा जाता था। तो ये विषय क्या थे? जिले थे। और विषय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो विषयपति होता था। इसी तरीके से विषय पद की सहायता एवं सलाह देने के लिए विषय परिषद होती थी और इनके सदस्य कौन थे? तो नगर श्रेष्ठी थे, सार्थवाह थे, प्रथम कुलिक थे व प्रथम कायस्थ होते थे। और इनकी नियुक्ति प्रायः 5 वर्षों के लिए होती थी। मतलब ऐसा नहीं कि जो विषयपति एक बार, मतलब विषयपति मतलब आधुनिक जो जिलाधिकारी है, एक बार नियुक्त हो गया तो वो आजीवन रहेगा। 5 वर्षों के लिए नियुक्त होती थी और इनके भी सहायता के लिए एक बॉडी का गठन किया गया था। गुप्त प्रशासन में स्थानीय शासन 2 भागों में विभक्त था, एक नगर प्रशासन था, एक ग्राम प्रशासन था। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पुरपाल कहा जाता था। पुर माने नगर होता ही है और नगर रक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। तो नगर प्रशासन का जो हेड था पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक होता था और नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। मतलब ये सब जो है नगर प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे। अवस्थिक नामक कर्मचारी
धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्तकालीन जो अवस्थिक नामक कर्मचारी था उसका कार्य क्या था, तो धर्मशालाओं की व्यवस्था को वो जो है वो देखता था, उसका पर्यवेक्षण का काम करता था। और प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे, मतलब जो जिले थे वो कई ग्रामों में बटे होते थे। और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उसका सर्वोच्च अधिकारी जो है ग्रामपति या ग्रामिक जो है कहलाता था। इसे महत्तर भी कहा जाता है। तो महत्तर, ग्रामिक या ग्रामपति, ये सब जो है गांव का जो मुखिया, वर्तमान में हम जिसे मुखिया कहते हैं, तो वही गुप्त काल में ग्रामिक, महत्तर या ग्रामपति कहलाता था। उनकी सहायता के लिए ग्राम पंचायतें होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम एवं विषय के मध्य एक और इकाई के अस्तित्व का पता चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में देखिए, जिला विषय कहते हैं, उसके बाद निचली इकाई ग्राम थी, तो जो बीच की इकाई थी उसे पेठ कहा जाता था। और ये पेठ क्या होता था, तो विभिन्न ग्रामों का समूह। और वर्तमान में अगर जैसे तहसील मान लीजिए या ब्लॉक मान लीजिए, ऐसी ही कोई बॉडी रही होगी जिसमें बहुत सारे ग्राम सभाएं हों, तो उसे पेठ कहा जाता था। तो मतलब गुप्त काल में जो जिला था और जो ग्राम था उसके बीच की इकाई को क्या कहा जाता था, तो पेठ कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। न्याय व्यवस्था गुप्त काल में, अब गुप्त कालीन थोड़ा सा न्याय व्यवस्था हम देखते हैं। तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया था। सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधिपति था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। मतलब 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक तो राजा का न्यायालय होता था, फिर पूग होता था, श्रेणी होता था और कुल। ये सब जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित थे। दंडनायक, महादंडनायक तथा सर्वदंडनायक को क्या कहा जाता था, तो न्यायाधीश थे। तो दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक जो थे वो न्यायाधीश थे। राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, पदाति, रथरोही, अश्वारोही और गज सेना। पदाति माने पैदल सेना, रथरोही मतलब जो रथ आप देखती होंगे जो घोड़े के द्वारा संचालित होते थे, और अश्वारोही जो घोड़े पे बैठ करके युद्ध करते थे, और गज सेना मतलब हाथियों की सेना। पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को चमूई कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पैदल सिपाहियों की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती थी उसे चमूई कहा जाता था। और गज सेना को नायक को कटुक कहा जाता था। जो हाथियों की सेना का जो नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कटुक कहा जाता था। तथा अश्वारोही सेना के प्रमुख को अट्टाश्वपति कहा जाता था। तो ये तो खैर आप पकड़ लेंगे, लेकिन चमुई और कटुक में आप कंफ्यूज होंगे। तो चमुई जो है वो पैदल सेना की टुकड़ी थी और कटुक जो है वो हाथियों का सेना नायक था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में ऊपरीक, दंड, दशापाराधिक, दशापाराधिक, चौरोधारणिक, दंडपाशिक और अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे। ये सब पुलिस विभाग से संबंधित थे। अब गुप्त प्रशासन के बाद थोड़ा सा गुप्त के राजस्व को देखते हैं, क्योंकि बिना राजस्व के तो जो है कोई भी नौकरशाही, कोई भी प्रशासन या कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। हमारी आपकी व्यवस्था नहीं चल सकती तो राज्य साम्राज्य की कैसे चल सकती है। तो गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। मतलब जो राजस्व की चीजें थी वो 1/6 थी। और इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता था, तो भाग कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुप्तकालीन जो राजस्व के कर होते थे उनको भाग कहा जाता था। कुछ प्रमुख करों के नाम है। तो भाग, सबसे पहले भूमि उपज का लगभग 1/6 होता था ये। भोग, ये भी कर था। तो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल, सब्जी आदि की भेंट। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था। उपरिकर एक प्रकार का भूमि कर था। भूतावात प्रत्याय, विदेशी वस्तुओं की आयात पर लगने वाला कर। जो वर्तमान में अभी आप देख रहे होंगे कि टैरिफ का अमेरिका खूब खेल खेल रहा है। तो ये टैरिफ वाली चीजें आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्राचीन काल से, जब से जो है विदेशों के साथ व्यापार प्रारंभ हुए तब से चले आ रहे हैं। और गुप्त काल में जो ये टैरिफ लगाई जाती थी विदेशी वस्तुओं के आयात पर, तो उसे क्या कहा जाता था, तो भूतावात प्रत्याय। वेरी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है प्रश्न पूछ ले, यूपीएससी में पूछ ले, स्टेट पीसीएस में, क्योंकि वर्तमान में इसकी बड़ी चर्चा है।
शुल्क तो सीमा, बिक्री की वस्तुएं आदि पर लगने वाला जो कर था वो शुल्क कहलाता था। करों की अदायगी दोनों ही रूपों में होती थी, मतलब हिरण नगद तथा में अन्न में की जाती थी। और भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और करड़िक नामक पदाधिकारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब भूमि कर को कौन संग्रहित करता था, तो वो ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी संग्रहित करता था। साथ ही साथ भूमि अभिलेखों का रिकॉर्ड कौन रखता था, तो महाछपटलिक और करड़िक रखते थे। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, और इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी तथा उसके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। मतलब जो अग्रहार भूमि थी ये पूरी तरीके से कर मुक्त थी, और ये किसको दी जाती थी, मंदिरों को और ब्राह्मणों को। और इस भूमि का जो भी व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था था, राजस्व था, ये सारी चीजें जिस व्यक्ति को दी गई है अग्रहार भूमि वो उसके पास होती थी। मतलब इसमें राजा का या राज्य का कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होता था। ऐसे भूमिदानों का उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक था, क्योंकि आप जो लोग जान ही रहे होंगे कि उस समय शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व था वो ब्राह्मणों पर था, और मंदिर तो धार्मिक आस्था के केंद्र थे ही। फिर अब आते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन पे। तो गुप्तकालीन समाज जो है परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, उनके 6 कर्तव्य माने जाते थे: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। तो ब्राह्मणों की स्थिति देखा जाए तो सबसे अच्छी स्थिति में थे, और इनका काम था वही अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तथा 12 मिहिर ने बृहत संहिता में चारों वर्णों के लिए अलग अलग विभिन्न बस्तियों का जो है वो विधान किया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था की विशेषता यह थी कि अब शूद्र जो है सैनिक वृत्ति अपनाने लगे थे। मतलब पहले क्या था, शूद्रों को केवल सेवा तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे गुप्त काल तक आते आते जो शूद्र थे वो सैनिकों का भी पेशा अपनाने लगे थे। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कारीगर और कृषक होने की भी अनुमति दी थी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं याज्ञवल्क्य, और इन्होंने जो शूद्र थे उन्हें व्यापारी, कृषक और जो है कारीगर होने की अनुमति प्रदान की थी। वैनसांग ने शूद्रों को खेतिहर, कृषक वर्ग के रूप में उल्लेख किया है, और इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, क्योंकि अब भाई जो शूद्र थे वो एग्रीकल्चर में थे, सैन्य व्यवस्था में थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी ही थी, और ये सब उसके प्रमाण हैं। मानव्य गोत्र में उत्पन्न मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कांची के पल्लव राजा के राज्य के एक प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। तो ये मयूर शर्मन को जानिए, और ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने कांची के पल्लव राजा का, पल्लव जो कांची के पल्लव शासक थे उनके एक क्षेत्र था, क्षेत्र क्या था, वनवासी जो है उसको अधिकार में लाए और उसको अपनी राजधानी बनाए तथा कदम राजवंश की स्थापना की थी। तो ये बाद में भी आएगा, यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। कदम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मयूर शर्मन ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार जो है वो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। मनु की दृष्टि में 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से जो है वो श्रेष्ठ होता है। तो 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो मनु का है। और वैश्य वर्ण के कर्म कृषि और व्यवसाय थे। मतलब वैश्य वर्ण के जो कर्म थे वो क्या थे, तो कृषि थे और व्यवसाय थे। गुप्त काल में इन्हें वणिक, श्रेष्ठी और सार्थवाह भी जो है वो कहा जाता है। तो वैश्य कौन थे, वणिक थे, श्रेष्ठी थे और सार्थवाह थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ओसनम स्मृति में कायस्थ को एक जात के रूप में उल्लिखित किया गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कायस्थों का सबसे पहला उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। कायस्थों से संबंधित कौन सी स्मृति है, तो ओसनम स्मृति है। और गुप्तकालीन अभिलेखों में भी कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं गुप्तकालीन थोड़ा सा दास प्रथा को देखते हैं। तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार तो यही पूछा गया था कि नारद ने गुप्त काल में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, तो नारद बताते हैं गुप्त काल में 15 प्रकार के दास थे, जबकि मनु ने 7 प्रकार के तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।
अब थोड़ा सा गुप्तकालीन स्त्रियों की दशा को देखते हैं। तो गुप्तकालीन साहित्य एवं कला में नारी का आदर्शमय चित्रण है, परंतु व्यवहारिक रूप से उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा और ज्यादा दयनीय हो गई। स्त्रीय शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य शब्द आते हैं। मतलब अमरकोश ये बताता है कि जो महिला शिक्षक भी थी और उन्हें उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य कहा जाता था। हालांकि ये समाज के संभ्रांत महिलाओं तक सीमित था, मतलब इसका सर्वसमावेशीकरण नहीं हो पाया था। इस काल में सती प्रथा विशेषतः सैनिक जातियों में विद्यमान थी, क्योंकि सैनिक जो और सैनिकों में भी जो बड़े सेनापति होते थे या बहुत अच्छी स्थिति में होते थे, तो प्रायः उनकी ही जो विधवाएं होती थी वो सती प्रथा को जो है वो अपनाती थी। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। देवदासियों की प्रथा का उल्लेख मेघदूत तथा पुराणों में मिलता है। मतलब अगर देखा जाए तो सती प्रथा का प्रमाण था, महिलाओं जो विधवा थी उनकी स्थिति दयनीय थी, और इसका प्रमाण मेघदूत मतलब जो कालिदास का है और पुराणों में भी मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। मतलब नारद और पराशर जो स्मृति है वो गुप्त काल के ऐसी स्मृति हैं जो विधवा के विवाह का भी जो है वो समर्थन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अब गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में देखते हैं तो गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्नता का काल माना जाता है, और इस काल में कृषि जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं। जैसे एक होता है क्षेत्र, तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि, तो गुप्त काल में जो क्षेत्र था वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता है। वास्तु जो था वो वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। अप्रहत क्या था, तो बिना जोती गई लेकिन जंगली भूमि। मतलब खिल और अप्रहत में यही अंतर है कि खिल भी जोती नहीं जाती थी, लेकिन हमारे गांव में भी ऐसे बहुत से खेत हैं जहां जिसको जोता नहीं जाता, ऐसे परती पड़े हुए हैं, तो खिल उसी से संबंधित है। लेकिन अपराहत क्या है, वो जंगली भूमि था, और जंगल में भी कहाँ कौन कृषि करने जाता है, तो वो भी जोती नहीं जाती थी। फिर चारागाह, पशुओं की चारा योग्य जो भूमि थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का जो है वो उल्लेख मिलता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। कुषाण काल में सिले हुए कपड़े का प्रचलन हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में हम लोग कई प्रकार के परिधान पहनते हैं, तो कुषाणों के समय में सबसे पहले वस्त्र को सिला जाने लगा था। नहीं तो पहले हम जो है वस्त्र को लपेटने का काम करते थे। आज भी जो महात्मा साधु हैं वो सिला वस्त्र नहीं धारण करते, वो मतलब एक ही वस्त्र को शरीर पे लपेटे रहते हैं। तो कुषाणों के पहले यही प्रथा थी, लेकिन कुषाणों के समय के बाद जो है वो स्थिति बदली, और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य जो है वो सूर्य मंदिर का जो है निर्माण कराया था। इसी तरीके से व्यापारियों के एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था, और व्यापारियों के समूह जो है को सार्थ तथा उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। तो व्यापारियों का जो समूह होता था उसे सार्थ कहा जाता था, और व्यापारियों का नेता कौन था, तो वो सार्थवाह कहलाता था। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिनमें 16 सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। और बयाना कहाँ है, जो वर्तमान में भरतपुर का जो क्षेत्र राजस्थान का, वहां से गुप्तकालीन सोने के सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। और बयाना को ही गुप्त काल की टकसाल के रूप में माना जाता है कि वहां शायद हो सकता है कि गुप्तों की टकसाल रही हो। टकसाल वो क्षेत्र होते हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। इस स्थान का प्राचीनतम नाम वाणपुर भी था। जो बयाना था इसका प्राचीनतम नाम क्या था, तो वाणपुर था। इसको भी आप जानते रहे। सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है, और चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। जहां तक चांदी के सिक्के का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात आरंभ किए गए थे। वो मैंने पीछे भी बताया ही आपको। तो चांदी का सबसे पहला जो कौन सा गुप्त शासक जो है प्रारंभ करवाया था चांदी के सिक्कों को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कब कराया था, तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में कराया था। सोने, चांदी, तांबे आदि विभिन्न धातुओं के सिक्कों की जो बहुलता
प्राक गुप्त काल में दृष्टिगोचर होती है वह गुप्त युग में नहीं रह गई थी। मतलब जो सोने चांदी तांबे की जो बहुलता गुप्त के पहले थी, वो उस तरीके की बहुलता वर्तमान जो गुप्त काल है नहीं मिलती है, और यदि मिलती भी है तो मिलावट मिलती है। मतलब आप देखेंगे कि जो गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के थे, जारी तो उन्होंने भले ज्यादा किए स्वर्ण सिक्के, लेकिन उसमें वो शुद्धता नहीं रही जैसी शुद्धता कुषाण शासकों के काल में देखी गई सोने की। इस समय सोने तथा चांदी के सिक्के का अनुपात कितना था, तो 1:16 था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब चांदी और सोने का अनुपात कितना था, तो 1:16 था। फाहियान के अनुसार साधारण जनता रोज के विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली तथा कौड़ियों से काम चलाती थी। मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी कि भाई जो हमारे पास है आप हमारा ले लीजिए और जो आपके पास है आप अपना दे दीजिए, तो ये इस तरीके की प्रणाली थी। और उसके बाद एक बहुत छोटी इकाई थी, वो कौड़ी थी, तो कौड़ियों से भी जो है वो वस्तु का आदान प्रदान होता था। और इसका विवरण कौन देता है, तो इसका विवरण फाहियान देते हैं। अब गुप्तकालीन व्यापार को देखते हैं, तो गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंध में गिरावट आ गई थी। इसका प्रमाण हमें कुमार गुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। और इस अभिलेख को थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ दिखता है कि गुप्त काल में जो है व्यापार वाणिज्य में जो है वो गिरावट मिलती है। विदेशी व्यापार की दृष्टि से इस काल में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। तो सबसे पहला हुआ कि जो कुषाणों के समय में जो रोमन व्यापार सबसे उन्नत स्थिति में था, गुप्तों के समय तक आते आते इसका पतन हो गया। और दक्षिण भारत के तीनों प्रसिद्ध बंदरगाह मुजरिस, अरिकामेड तथा कावेरी पत्तनम का महत्व कम हो गया, क्योंकि शक सातवाहन या के समय में आप देखेंगे तो ये जो मुजरिस थे, अरिकामेड थे, कावेरी पत्तनम थे, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व था पश्चिमी देशों के व्यापार के साथ। बेसिकली जो रोम के साथ व्यापार होते थे, तो ऐसे में रोम के साथ व्यापार प्रभावित हुआ। जो रोम के साथ जो प्राचीन बंदरगाह थे व्यापारिक केंद्र के रूप में, उनका महत्व घटा। और गुप्त काल में व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से बैजेंटाइन साम्राज्य तथा चीन के साथ हुआ। मतलब अब हमारा जो अगला व्यापारिक केंद्र बनता है गुप्त काल में, तो वो रोम न होकर के वो बैजेंटाइन साम्राज्य, और हम चाइना के साथ जो है व्यापार करने लगे थे। बैजेंटाइन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली 2 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं रेशम और मसाले थे। रेशम व्यापार जो है वो अति महत्वपूर्ण था। मतलब हम जो है बैजेंटाइन साम्राज्य को रेशम और मसाले जो है वो निर्यात करते थे। और ये रेशम जो है वो व्यापार का अति महत्वपूर्ण जो है वो वस्तु था। इस समय बंगाल में ताम्रलिप्त प्रमुख बंदरगाह था। मतलब गुप्तों के समय में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह केंद्र में आता है, कौन सा, तो देखिए ताम्रलिप्त बंदरगाह का महत्व मौर्यों के समय में भी था, लेकिन गुप्तों के समय में इसकी ख्याति और बढ़ती है, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार होने लगा। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह मतलब चीन, जावा, सुमात्रा और दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उनके व्यापार के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ या भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। मतलब पश्चिम के साथ महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, भृगुकच्छ या भड़ौस था। पश्चिमी जगत से भारत में आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधियां और जड़ी बूटियां आदि। कुषाण काल की तुलना में गुप्त काल में व्यापार के ह्रास के पर्याप्त चिन्ह जो है वो मिलते हैं। तो वो तो खैर मैंने पीछे बताया ही कि भाई जितनी व्यवस्था कुषाण काल में थी व्यापार को लेकर के, उस तरीके की चीजें गुप्तों में नहीं दिखती है। अब थोड़ा सा गुप्तकालीन धार्मिक दशा में देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। अनेक गुप्त शासकों ने अश्वमेध, अग्निष्ठोम, वाजपेयी, वाजसने आदि यज्ञ किए थे। और हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय वैष्णव तथा शैव का विकास जो है इस समय खूब हुआ था। और वैष्णव धर्म में अगर देखेंगे तो गुप्त राजाओं के राजाश्रय से वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। मतलब गुप्तों के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी एक धर्म का विकास हुआ था तो वो वैष्णव धर्म का विकास हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समान अनेक गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों पर नाम के साथ परम भागवत जो है विशेषण का प्रयोग किया था।
मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो अपने सिक्के पर परम भागवत की उपाधि लेता ही है, और भागवत आप जानते ही हैं कि वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, और अनेक गुप्त शासकों ने अपने आप को परम भागवत कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा का अंकन है, और गरुड़ प्रकार का सिक्का तो ये जारी ही करते हैं। गरुड़ मुद्रा का उदाहरण गाजीपुर जिले के भितरी नामक स्थान से जो है वो प्राप्त भी हुआ है। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्ध गुप्त का एरड़ अभिलेख विष्णु की स्तुति से जो है वो प्रारंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्ध गुप्त का एरड़ अभिलेख, ये दोनों ही जो अभिलेख हैं वो सबसे पहले विष्णु की स्तुति के द्वारा ही प्रारंभ हुए हैं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ मतलब झांसी का दशावतार मंदिर है। इसका पूर्व नाम केशवपुर था, और यह मंदिर जो है पंचायतन शैली का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण मतलब विष्णु को जो है वो दिखाया गया है। तो ये दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ झांसी में है, पंचायतन शैली पे है, और यहाँ जो है विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में। तो गुप्त सम्राट शैव धर्म के भी अनुयायी थे, साथ ही उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना शैव धर्म समाज में यथोचित प्रसार हुआ था। मतलब मूलतः तो वैष्णव धर्मावलंबी थे, लेकिन ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, और शैव धर्म को भी पुष्पित पल्लवित होने का अवसर गुप्तों के समय में मिला था। और शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां इसी काल में बननी शुरू हुई थी। मतलब शिव और पार्वती की जो संयुक्त मूर्ति को अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहा जाता है, और वो यहीं बननी शुरू हुई थी। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई। समन्वय की उदार भावना गुप्त काल की विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अर्धनारीश्वर मतलब शैव और शाक्त में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, क्योंकि भाई पार्वती जी वो शक्ति की प्रतीक है। इसी तरीके से शैव वैष्णव और ब्रह्मा जी की जो त्रिमूर्ति बनी, शिव भगवान की विष्णु भगवान की, ये इन के मानने वाले अनुयायियों में आपसी टकराव ना हो भाई धार्मिक रूप से, तो ऐसे में भाई सारे देवताओं को यथोचित महत्व दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ हुई? तो ये सारी प्रक्रिया जो है गुप्तों के समय में ही जो है वो आरंभ हुई। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। वामन पुराण में इनकी संख्या 4 है। मतलब वामन पुराण कहता है कि शैव के जो प्रमुख 4 संप्रदाय थे, शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख, और इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से पहले ही लेक्चर में कराया, जो हमारा पहला क्लास हिस्ट्री का रहा है, वहां आप जाकर के देख लें। मतलब शैव, कालामुख, लिंगायत, इसे कौन कौन संबंधित, सारी चीजें मैंने वहां कराई डिटेल से। स्कंद गुप्त के बैल के आकार वाले सिक्के उसकी शैव धर्म में आस्था के प्रमाण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्कंद गुप्त शासक है उसका एक बैल की आकृति वाला सिक्का मिला। तो बैल मतलब जो सांड है वो किस देवता का वाहन है? तो शंकर भगवान का, नंदी महाराज हैं, बैल को माना जाता है। तो ऐसे में स्कंद गुप्त जो है वो उसकी शैव आस्था को भी रिप्रेजेंट करता है। कुमार गुप्त प्रथम के सिक्के पर मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय की प्रतिमा अंकित है, और कार्तिकेय की जो प्रतिमा अंकित है कुमार गुप्त के सिक्के पर, तो इसे लगता है भाई कुमार गुप्त शैव मत से भी जो है उसकी आस्था रही होगी, क्योंकि कार्तिकेय जो है वो शिव भगवान के ही पुत्र हैं। बौद्ध धर्म में अब आते हैं थोड़ा सा। तो गुप्त काल में नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना हुई थी, मैंने पीछे ही बताया है, कुमार गुप्त के समय में। और वहनसांग के अनुसार 100 ग्राम तथा इतसिंह के अनुसार 200 ग्रामों का राजस्व नालंदा बौद्ध विहार को प्राप्त होता था। मतलब गुप्त शासकों ने नालंदा बौद्ध विहार जो है वो संचालित रूप से चालू हो, तो उसके लिए फैनसांग कहता है कि 100 ग्राम का जो है राजस्व दिया गया था। वहीं इतसिंह कहता है कि 200 ग्रामों का राजस्व जो है इस बौद्ध संस्थान को दिया गया था। इस काल में महायान संप्रदाय जो है सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है बौद्ध धर्म का। गुप्त काल में अनेक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों का आविर्भाव हुआ। उनमें अनेक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक महायान शाखा के समर्थक थे, जिनमें आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिंगनाथ, ये सब भी जो है जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, और बेसिकली बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा जैन धर्म। तो उत्तर भारत में जैन धर्म को राजकीय समर्थन नहीं मिला था। मतलब जो जैन धर्म था उसके साथ एक विडंबना ही कह लीजिए, इस धर्म को जो है
बौद्धों की तुलना में या ब्राह्मण धर्म की तुलना में इसे राजकीय संरक्षण उतना नहीं प्राप्त हुआ, परंतु कदम्ब और गंग राजाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया था। मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैन धर्म के केंद्र थे गुप्त काल में, और बंगाल का पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। तो गुप्तकालीन जो मथुरा और वल्लभी है वो श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित रहे, और बंगाल का जो पुंड्रवर्धन है वो दिगंबर जैन धर्म से संबंधित रहे। अब थोड़ा सा गुप्तकालीन वास्तुकला को देखते हैं। तो कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब गुप्त काल को अगर स्वर्ण युग कहा जाता है तो उसके आर्ट एंड कल्चर को लेकर के कहा जाता है। नहीं तो आप देख ही रहे होंगे जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है वो पूर्व में यहाँ गिरावट ही दिखती है। लेकिन कला और संस्कृत में जो है इसका विकास बहुत अच्छा रहा। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। सबसे पहले जो मंदिर निर्माण बनाए गए वो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर वैष्णव मंदिर है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर निर्माण का संभवतः पहला उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो भारतीय मंदिर निर्माण में जो शिखर बनाने की परंपरा शुरू हुई गई थी तो उसका सबसे प्रारंभ यही दिखाई पड़ता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर को देखिए तो भूमरा शिव मंदिर है, तिगवा विष्णु मंदिर है, देवगढ़ दशावतार मंदिर, सिरपुर जो है लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना मंदिर ये है, उदयगिरी विष्णु मंदिर है, भीतरगांव जो कानपुर में है ईंटों का मंदिर है ये भी, और सारनाथ धमेक स्तूप है ईंटों का बना हुआ है, और नालंदा जो है वो बौद्ध विहार है। इसी तरीके से शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल के मंदिरों के निर्माण में छोटी छोटी ईंटों तथा पत्थरों का जो है वो प्रयोग किया गया है। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर तथा बौद्ध गुहा मंदिर भी महत्वपूर्ण है। मतलब इस काल में गुहा मंदिर भी बनाए गए। और ब्राह्मण गुहा मंदिर का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है तो उदयगिरी का मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। तो जो उदयगिरी का गुहा मंदिर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था वीरसेन के द्वारा बनाया गया था। और उदयगिरी के गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी के जो गुहा मंदिर है तो वहां किसकी मूर्ति स्थापित की गई थी तो वो विष्णु भगवान का जो वराह अवतार है उसकी मूर्ति स्थापित की गई है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन थे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी जाती है। तो जो अजंता की गुफा है उसमें जो 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन मानी जाती हैं। और गुहाओं में सर्वाधिक प्राचीन जो है भाजा की गुफाएं हैं। मतलब जो गुफाएं बनी हैं उसमें सबसे प्राचीन जो है वो भाजा की गुफाएं हैं। अब गुप्तकालीन मूर्तिकला तथा चित्रकला को देखते हैं तो गुप्त काल में चित्रकला विकसित थी। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में जो है वो देखा जा सकता है। गंगा और यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की ही देन है। मतलब गंगा और यमुना जो नदियां हैं इन्हें मूर्त रूप प्रदान किया गया। कहाँ तो वो गुप्त काल में प्रदान किया गया। और गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों के आधार पर जो है वो किया गया था। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित हैं जबकि बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अजंता में तो आप जानते होंगे किस तरीके से जैन, बौद्ध और वैष्णव से संबंधित हैं। गुप्त मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है अजंता का बौद्ध कला है। अब थोड़ा सा गुप्तकालीन साहित्य को देखते हैं तो पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई। मतलब जो भी पुराण का जो वर्तमान रूप हमें मिलता है तो उसका जो संकलन है या उसकी जो रचना है वो बेसिकली संकलन कह लीजिए वो गुप्त काल में हुई। और इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए।
भाष्य मतलब वही टीका लिखी गई, और अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। मतलब पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ था? तो गुप्तों के समय में ही हुआ था। और नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना भी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए, गुप्तकालीन एक प्रमुख जो है विद्वान रहे आर्यभट्ट, और इन्होंने ही जो है ये बताया कि सूर्य जो है वो स्थिर और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। तो इसके पहले क्या था? लोगों का मानना था कि जो है सूर्य भगवान इधर से उधर हो रहे हैं, जो कि नहीं था। और इसकी जो जानकारी सबसे पहले आर्यभट्ट ने दी थी, और आर्यभट्ट ने ही शून्य का सिद्धांत भी दिया था। ब्रह्मगुप्त ने यह बताया कि प्रकृति के नियम के अनुसार समस्त वस्तुएं जो है पृथ्वी पर गिरती हैं, और इन्हीं का जो है आगे चल करके जो प्रयोग किया था न्यूटन ने, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और 6वीं शताब्दी में वाग्भट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। तो वाग्भट्ट कौन थे? तो गुप्तकालीन विद्वान थे, और इन्होंने आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टांग संग्रह की रचना की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। तो धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और इस काल का सर्वाधिक भव्य अवशेष क्या है? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। आज भी जो है दिल्ली के जो मेहरौली में जो लौह स्तंभ, सोचिए उस काल गुप्तकालीन है, और अभी भी ये एकदम, हम तो खुद देखे हैं, कहीं भी इसमें कोई जंगल नहीं लगे, वो एकदम खुले आसमान के नीचे है। तो जो इस समय के विज्ञान की उत्कृष्टता को जो है वो दिखाता है। अब गुप्त काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक एक नजर में देखते हैं तो ऋतु संहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम किसका? कालिदास, मालविकाग्निमित्र किसकी है? कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी? कालिदास, विक्रमो और सीएम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। और मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाखदत्त की। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखदत्त की। काव्य दर्शन दंडिन की है। 10 कुमार चरित्र दंडिन की है। स्वप्न वासवदत्ता भास की, चारुदत्ता भास की। देखिए, स्वप्न वासवदत्ता कई बार आपने पढ़ लिया, आप पूछेगा चारुदत्ता और अरुभंग, तो चारुदत्ता अरुभंग भी किसका है? तो ये भी भास का है। हर्षचरित बाण का है, मतलब बाणभट्ट, इसको देखिएगा समझिएगा। कादंबरी भी बाणभट्ट का है। इसी तरीके से नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्ष की हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। रावण वध वत्स भट्टी की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। चंद्र व्याकरण किसकी रचना है? तो चंद्र गोमी की रचना है। विशुद्ध मग बुद्ध घोष की रचना है। बृहत संहिता 12 मिहिर की रचना है। पंच सिद्धांत का 12 मिहिर की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। और न्यायावतार जो है वो सिद्धसेन की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। नीति शास्त्र जो है काबंदक की नीति शास्त्र है। कामसूत्र वात्सायन की है। चरक संहिता चरक की है। मृच्छ कटिकम किसकी है? शूद्रक की। और योगाचार किसकी है? योगाचार जो है वो असंग की है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा जो है गुप्त साम्राज्य की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, स्थापत्य, सारी चीजों को मैंने डिटेल से कवर किया है। बस ये 1 घंटा आप इत्मीनान से देख लीजिए। फिर गुप्त काल से संबंधित पीटी के प्रश्न कुछ भी पूछेगा तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे। इन बैचों के बारे में तो मैंने चर्चा की ही है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है, अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सूचना रहती है यहीं दी जाती है। और जो भी हम पढ़ाते हैं या हमारे जो शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो सारे लोगों का PDF एक समय के बाद यही मिलता है। दूसरा, ये हमारा YouTube चैनल है समृद्धि आइज का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। और साथ ही साथ हमारा एक चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों आप ही के चैनल है, और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे लास्ट में हमारा जो ये नंबर है 7303307507, तो यहाँ आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे किसी बैच को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।